दोस्तों, आप सब कैसे हैं? देखिए, एक सवाल ये दिया हुआ है जिसमें क्या है कि दो बल्ब हैं, ठीक है। इन बल्ब की रेटिंग दी हुई है कि 500 वाट 250 वोल्ट का ये बल्ब है। एक बल्ब सेम कैपेसिटी का 500 वाट 250 वोल्ट का है और इसके सीरीज में फिर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसको जो टोटल वोल्टेज दिया जा रहा है वो 250 वोल्टेज दिया जा रहा है, ठीक है। 250 वोल्टेज दिया जा रहा है। अब इसमें आपसे पूछ लेगा कि इस 150 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। एक तो हम इससे पहले भी बताए हैं, हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जितना वोल्टेज दिया जा रहा है, जितना वोल्टेज किसी सर्किट में दिया जा रहा है उतना ही वोल्टेज उस सर्किट में ड्रॉप होगा, मतलब कंज्यूम होगा, ठीक है। उससे ना कम होगा ना उससे ज्यादा होगा, ठीक है। इसका मतलब 250 वोल्टेज जो है, कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहां होगा और कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहां होगा। ये दोनों ड्रॉप ऐड होके इसके बराबर होगा, ना इससे कम होगा ना इससे ज्यादा होगा, ठीक है। तो सिंपल सा पूछा गया है कि ये जो 150 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस 150 वाले ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो पता करना है, ठीक है। तो सिंपल सा हम क्या पढ़े थे कि हम ओम्स लॉ पढ़े थे, ठीक है। ओम्स लॉ पढ़े थे। ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ बोलता है V = I × R, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप पता करने के लिए हमें रेजिस्टेंस पता होना चाहिए और करंट पता होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस तो दिया ही हुआ है 150 ओम। इसका मतलब अगर हम करंट पता कर लें कि इस सर्किट से कितना करंट फ्लो हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है, कितना करंट निकल रहा है, तब हम वोल्टेज ड्रॉप यहां पे जो होगा वो पता कर लेंगे, ठीक है। अब हमें करंट पता करने के लिए, अब हमें यहां से करंट पता करना है। सेम करंट पता करने के लिए ओम्स लॉ साहब बोले हैं V = I × R इक्विवेलेंट, मतलब जो तुलनात्मक प्रतिरोध होगा वो, ठीक है। अब यहां से करंट निकालने के लिए हम I बराबर क्या होगा, वोल्टेज, टोटल वोल्टेज अपान R इक्विवेलेंट, ठीक है। अब टोटल वोल्टेज ये दिया हुआ है 250 वोल्ट। अब R इक्विवेलेंट निकालना है। R इक्विवेलेंट निकालने के लिए एक रेजिस्टेंस तो दे रखा है 150 ओम का। अब हमें यहां जो दोनों बल्ब है यहां का रेजिस्टेंस निकालना है, जो कि पैरामीटर दिया है, हमको रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। डायरेक्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया होता तब हम इजीली निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू ना देके यहाँ पे उसकी रेटिंग दे दिया है और सिंपल सा पूछा है कि इस 150 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। पावर वाले इक्वेशन में हम 3-4 फॉर्मूले और बताए थे, ठीक है। P = एक तो V × I है, ठीक है। दूसरा क्या है, P = V² था, निकला। तीसरा था P = I²R, ठीक है। पावर के 3 फार्मूले थे। अब इन तीनों फार्मूलों में किसी में वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, किसी में करंट और रेजिस्टेंस है। यहां पे हमको जो रेजिस्टेंस निकालना है, इसका मतलब अगर हमको वोल्टेज पता हो और पावर पता हो तो हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। इस वाले बल्ब पे आओ, बल्ब पे क्या दिया हुआ, पावर दिया हुआ है और वोल्टेज दिया हुआ है। इसका मतलब ये वाला फार्मूला लगेगा, इससे हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे इजीली से, ठीक है। अब हमें रेजिस्टेंस निकालना है इस वाले बल्ब का। वैसे दोनों का सेम रेटिंग दिया हुआ है तो दोनों का सेम रेजिस्टेंस होगा, तो हम एक का निकाल के भी दूसरे का सेम मान सकते हैं क्योंकि दोनों की रेटिंग सेम ही है। अगर अलग अलग है तो हमको अलग अलग निकालना है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहां से R = क्या निकलेगा, R = निकलेगा, ये R इधर जाएगा, V² पावर, V² P, P मींस पावर, ठीक है। P मींस पावर। पावर की यूनिट किसमें थी, वाट में, वाट या किलोवाट में दी हुई, ठीक है। अब यहां से हम बल्ब का रेजिस्टेंस निकालेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ
बल्ब, ठीक है, आरबी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। वी स्क्वायर दिया है, वोल्टेज कितना है 250 वोल्टेज, इसका मतलब 250 इंटू 250 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वी स्क्वायर मतलब वी इंटू वी, तो 250 इंटू 250 डिवाइडेड बाई क्या है पावर, पावर कितना है 500 वाट, यहां हम 500 लिख दिए, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 5 1 5, 5 25 25, ठीक है। और 25 से 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 25 चौका 100, 25 पंचे 125 ओम, ठीक है। ये पहले बल्ब का रेजिस्टेंस पता चल गया, क्योंकि दोनों बल्ब की रेटिंग एक ही है, इसलिए जो रेजिस्टेंस इसका होगा वही रेजिस्टेंस इसका होगा, ठीक है। सॉल्व ऐसे ही होगा, तो इसका मतलब इन दोनों बल्ब की जगह हम ये रेजिस्टेंस मान सकते हैं, ठीक है। ये जो दोनों बल्ब है इसमें एक का रेजिस्टेंस 125 ओम होगा, दूसरे का भी रेजिस्टेंस 125 होगा। हमको क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट, क्योंकि उनको करंट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। अब 125 ओम का रेजिस्टेंस यहां निकला, 125 ओम का, और 125 ओम का रेजिस्टेंस यहां निकला, ठीक है। ओम में इसकी यूनिट होती है। अब देखो यहां से करंट गया, करंट को इस जंक्शन पे जाके दो रास्ते दिखे, एक रास्ता ये दिखा, एक रास्ता ये दिखा। करंट यहां दो पार्ट में बटा, I1 और I2। कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में होगा, कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा, इसके लिए हम पिछले वाले क्लास में बहुत ही इजी तरीके से बताए थे कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में होगा, कौन सा पैरेलल में होगा, ये कैसे जाने। सिंपल सा है, हमको करंट का डायरेक्शन पता होना चाहिए, ठीक है, और करंट की वैल्यू पता होना चाहिए कितना फ्लो हो रहा है। दैट मींस ये करंट यहां इस जंक्शन में पहुंचा, यहां तक तो आई ही था, यहां पहुंचा, इसको दो रास्ते दिखे, इस जंक्शन पे इसको जे मान लो, अगर इस जंक्शन को जे मान लो, इस जंक्शन पे दो रास्ते बेटे, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस किस में होंगे, पैरेलल में। ये दोनों करंट आके फिर यहाँ ऐड होंगे और यहाँ आई फ्लो हो जाएगा, ठीक है। ये I1 इधर से आया, I2 इधर से आया, दोनों यहाँ ऐड होंगे, फिर हमको आई निकल यहाँ गुजरेगा और आई फिर इंसर्ट होगा इस वोल्टेज सोर्स में। क्योंकि हमें ये भी पता है कि किसी भी सोर्स से जितना करंट निकलेगा, इंटरिंग जितना होगा, नहीं जितना लीविंग होगा, जितना बाहर निकल रहा है किसी भी सोर्स से, उतना ही करंट इन होगा, ठीक है, ना उससे कम होगा ना उससे ज्यादा होगा। अब हम देख रहे हैं कि यहां से I1 I2 करंट डिवाइड हुआ, इसका मतलब दोनों रेजिस्टेंस हमारे किसमें है, सीरीज में, नहीं पैरेलल में, क्योंकि करंट डिवाइड हो रहा है तो दोनों हमारे होंगे पैरेलल में। तो जो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम इससे पहले फार्मूला भी बताए थे। अगर टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 अगर पैरेलल में है तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या था, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। इस पे अब पुट कर देंगे 125 ओम और 125 ओम पुट करेंगे इस पे, तो 125 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 125 प्लस 125, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 125 इंटू 125 डिवाइडेड बाय, ये दोनों ऐड करेंगे तो 100 मतलब 250, ठीक है। अब इसको हम 25 से सॉल्व करेंगे, 25 पंचे 125 और 25 से कम 25, यहां बचा 10, ठीक है। अब 5 1 के 5, 5 दूना 10, ठीक है। 125 बटा 2, 125 बटा 2 को सॉल्व करेंगे और काटेंगे अगर, तो 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, 2 दूना 4 और 2 पॉइंट दशमलव लगाएंगे और 2 पंचे 10, 62.5 ओम। इन दोनों जो रेजिस्टेंस पैरेलल थे उनको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 62.5 ओम का रेजिस्टेंस। इसका मतलब इन दोनों रेजिस्टेंसों
की जगह हम 62.5 ओम का रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जब 62.5 यहाँ लिखेंगे तो हमारी जो सर्किट बनेगी वो ऐसे बनेगी। एक छोटी सी सर्किट देख लेते हैं। यहाँ एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस ये है हमारा, और यहाँ पे हमारा वोल्टेज सोर्स लगेगा, और ये आया हमारा 62.5 ओम, ये है 150 ओम। ये हमारा वोल्टेज सोर्स जो कि 250 वोल्ट का है। यहाँ करंट फ्लो होगा आई, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब इन दोनों रेजिस्टेंसों की जगह हम 62.5 ओम जो निकाले वो लिख दिए। अब सिंपल सा देख रहे हैं, आई करंट फ्लो हो रहा है, वो जो कि इस रेजिस्टेंस में इस रेजिस्टेंस दोनों में आई ही फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे होंगे सीरीज में। जब रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो उसका आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए सिंपल सा हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंसों को ऐड करते हुए चले जाते हैं। इसका मतलब इसका आर इक्विवेलेंट निकलेगा 62.5 प्लस 150। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 6 5 11 के 1, ठीक है, 6 5 11 के 1 1 1 2 212.5 ओम। ठीक है, 212.5 ओम। ठीक है, अब हमें फाइनल आर इक्विवेलेंट मिल गया। ये हमारा जो है ये फाइनल आर इक्विवेलेंट है। ठीक है, फाइनल आर इक्विवेलेंट हमको मिल गया। अब हमको आई चाहिए था, वोल्टेज दिया ही है, टोटल वोल्टेज 250 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट निकालना था जो कि हम निकाल लिए 212.5 ओम। अब यहां से हम आई निकाल लेंगे। आई इक्वल टू वी कितना था, 250 वोल्ट, 250 डिवाइडेड बाय 212.5 ओम। ठीक है, तो यहाँ आई हमारा कितना निकलेगा, 250 डिवाइडेड बाय 1.17 एम्पियर निकलेगा, 1.17 एम्पियर। करंट की जो यूनिट है वो एम्पियर में होती है। हमको आई पता चल गया, हमको यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप निकालना था। वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए हमको क्या चाहिए था, एक तो करंट चाहिए था, दूसरा रेजिस्टेंस चाहिए था। तो रेजिस्टेंस दिया हुआ था, करंट फाइंड करना था। अब जो आई करंट है वही आई करंट इसमें फ्लो होगा 150 ओम में, तो करंट पता चल गया। यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा 150 ओम पे जो, वो हमको पता करना था। इसका मतलब V इक्वल टू I इंटू आर से हम सॉल्व कर लेंगे। I कितना है 1.17 इंटू R कितना है 150। तो जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ का निकलेगा वो निकलेगा हमारा कितना, 175.5 वोल्ट, 175.5 वोल्ट। ठीक है, इतना वोल्ट यहां निकला। दैट मीन्स अगर यहां का कोई वोल्टेज ड्रॉप पूछेगा तो 250 में से ये वाला वोल्टेज ड्रॉप घटा देंगे, वही यहां पे लगेगा। अगर इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पूछा जाए, ठीक है, जैसे यहां पे मान के चलो V1 मान ले, यहाँ V1 ड्रॉप हुआ तो यहाँ V2 ड्रॉप होगा। तो अगर हमको V1 पता चल गया तो टोटल में से V1 घटा देंगे तो V2 पता चल जाएगा। और हमको V1 पता चल गया, हमको V1 ही निकालना था, हमको V1 ही निकालना था। V1 पता चल गया। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, इसमें बहुत टफ नहीं रहता। बस बेसिकली क्या है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू ना देके डायरेक्ट रेटिंग दिया रहेगा बल्ब का, और आपसे पूछ लेगा कि इसका हमें आप वैल्यू निकाल के दिखाओ। ठीक है, फिर आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लो। फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बताएंगे जो जनरली पूछता है, एग्जाम में आता है, चाहे वो अपना ये एसएससी भी हो उसमें भी पूछता है, अपना रेलवे जेई हो, ठीक है, एलपी हो, जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं जनरली वो क्वेश्चन पूछता है। इस तरह से भी पूछ सकता है। बाकी जो वो क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूँ वो क्वेश्चन तो जरूर पूछता है, अक्सर पूछता ही है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लो, फिर उसको बताते हैं। एक क्वेश्चन और पूछता है जनरली, जो मैं इससे पहले बता रहा था कि एग्जाम में जनरली पूछता है
जिसमें से क्या होगा कि 2 बल्ब दे देगा, उसकी रेटिंग दे देगा, ठीक है, दे देगा कि 2 बल्ब हमारे कनेक्टेड हैं सीरीज में, ठीक है, यहां पे दे देगा एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट है 250 वोल्ट, ठीक है। अगर मान के चलो ये बल्ब ए है, बल्ब ए, ये है हमारा बल्ब बी, ठीक है, दे देगा ऐसे कि 2 बल्ब कनेक्टेड हैं सीरीज में, एक की रेटिंग दे देगा 100 वाट 200 वोल्ट, एक की रेटिंग दे देगा 60 वाट 250 वोल्ट, ठीक है। इसमें आपसे सिंपल सा पूछ लेगा, सिंपल सा, कि 2 बल्ब जो कनेक्टेड हैं, बल्ब ए और बल्ब बी, इन दोनों बल्ब में कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, ठीक है, ज्यादा प्रकाश देगा, ठीक है, कौन सा बल्ब ज्यादा प्रकाश देगा, ज्यादा ग्लो करेगा, सिंपल सा ऐसे पूछ लेगा कि बल्ब ए ज्यादा ग्लो करेगा या बल्ब बी ज्यादा ग्लो करेगा, वो हमको निकालना है, ठीक है। वोल्टेज सोर्स 250 है, ठीक है, तो जब भी हमारे रेजिस्टेंस जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं या हमारे इक्विपमेंट सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, तो जो वोल्टेज ड्रॉप है वो सब में बढ़ जाता है, जो वोल्टेज ड्रॉप है सब में बढ़ जाता है। सपोज दैट यहां का जो वोल्टेज होगा ये V1 होगा, यहां का जो वोल्टेज निकलेगा वो V2 होगा, ठीक है। इसका मतलब जो टोटल वोल्टेज है, इसका मतलब जो V है वो V1 प्लस V2 होगा, जो V है वो दो भाग में बढ़ जाएगा, V1 और V2 भाग में बढ़ जाएगा, ठीक है। V1 की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, V1 मतलब वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप हम पढ़े हैं ओम्स लॉ में, V = I × R, करंट की वैल्यू पे डिपेंड करेगी और R की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। तो सीरीज सर्किट है तो करंट तो सेम ही होगा, इसका मतलब R की वैल्यू पे डिपेंड करेगी, R की वैल्यू क्या है, ठीक है। V1 कम होगा या ज्यादा होगा, या V1 V2 दोनों बराबर होंगे, ये डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू पे, क्योंकि करंट दोनों में सेम ही फ्लो होगा, ठीक है। अब हमें सिंपल सा इसमें पूछ लेगा कि कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, तो हमको बस इसमें क्या करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है और वोल्टेज ड्रॉप करवा के देख लेना है, ठीक है, कि कौन सा बल्ब ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप करवा रहा है, मतलब ज्यादा, यहाँ पे जो 250 वोल्टेज है, मैक्सिमम कितना वोल्टेज अपने अंदर वो यूज कर ले रहा है, यूटिलाइज कर दे रहा है, जो ज्यादा यूटिलाइज कर लेगा दैट मींस वो ज्यादा ग्लो करेगा, ठीक है, जो बल्ब ज्यादा यूटिलाइज करेगा वोल्टेज वो ज्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। अब इसके लिए हमको रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो हम पढ़े थे P = V²/R, पावर का एक फार्मूला होता है। अब यहां से R = निकालेंगे, R = होगा V²/P, P मींस पावर, ठीक है, पावर की यूनिट होती है वाट में। अब इस बल्ब का, बल्ब ए का हम निकाल रहे हैं रेजिस्टेंस, इसको RA बोल सकते हैं क्योंकि ये बल्ब ए का है, ठीक है, RA हम बोल देंगे इसको, RA, ठीक है। अब जो RA है मतलब बल्ब ए का पावर कितना है 100 और वोल्टेज कितना है 200 वोल्ट, तो V² है मतलब 200 × 200 डिवाइडेड बाई पावर कितना है 100, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 2 दूना 4, 400 ओम, RA हमको मिला 400 ओम का। जो 100 वाट का बल्ब है उसका जो रेजिस्टेंस है वो 400 ओम का है, ठीक है। अब ऐसे ही RB निकालेंगे, बल्ब B का, RB का रेजिस्टेंस निकालेंगे सेम फार्मूले पे रख के। इसका जो वोल्टेज है 250 वोल्टेज है, इसका जो पावर है 60, तो V² मतलब V × V, दैट मींस 250 × 250, 250 × 250 डिवाइडेड बाई पावर 60, ठीक है, 0 से 0 कट गया, ठीक है, और
इसको जब हम डिवाइड करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे 250 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 6, 1041.66 ओम। आरबी का जो रेजिस्टेंस है वो कितना निकला, 1041.66। आरए का जो रेजिस्टेंस निकला वो 100 ओम निकला। ठीक है, इसका मतलब करंट तो दोनों में सेम ही है, इसमें भी करंट सेम है, इसमें भी करंट सेम है। इसका मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप करवाएगा। ठीक है, अब आरबी जो हमारा बल्ब था इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब ये ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप कराएगा। ठीक है, अब ये ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप कराएगा तो ये दोनों हम निकालेंगे, बाकी हल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस दोनों का रेजिस्टेंस निकालेंगे और हम बता देंगे कि भैया बल्ब बी जो है ये ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, मैक्सिमम ग्लो करेगा, मैक्सिमम ग्लोइंग। ठीक है, ज्यादा ग्लो करेगा, ज्यादा तेज जलेगा बल्ब बी, बल्ब ए, क्योंकि बल्ब ए का रेजिस्टेंस एज कंपेयर बल्ब बी, इसका रेजिस्टेंस इससे कम है, तो ये कम वोल्टेज ड्रॉप होगा। लेकिन इस 250 से ना ज्यादा होगा ना कम होगा, ये भी ध्यान रखना है। जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो न 250 से कम होगा न 250 से ज्यादा होगा। ठीक है, ना इससे कम होगा ना इससे ज्यादा होगा। ठीक, और देखो ये तो हम सॉल्व किए, सॉल्व करने से एक चीज भी हमको ये दिख रहा है कि जिस बल्ब का पावर ज्यादा था उसका रेजिस्टेंस कम आया, जिस बल्ब का पावर की वैल्यू ज्यादा थी उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कम आई, और जिस बल्ब के पावर का वैल्यू कम था उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा आया। तो एक मोटा मोटा हम अगर हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो हम इस तरह से भी तुरंत, क्योंकि उसमें कुछ सेकंड का टाइम मिला रहता है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, तो हम डायरेक्ट बस इसको देख लेंगे कि भैया जिसका ये नहीं कि इसे ज्यादा पावर का है तो ये ज्यादा तेज जलेगा, नहीं, क्योंकि पावर ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, इसका मतलब ये कम ग्लो करेगा। इसका पावर कम है लेकिन इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसलिए ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, वाइस वर्सा होता है। हम सॉल्व करके देख लेंगे, अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे जल्दी, अगर हमको ऑप्शन टिक करना है तो हम बस ये देख लेंगे कि किस वाले बल्ब का पावर कितना है, किस वाले बल्ब का पावर ज्यादा है किसका कम है, उसका वाइस वर्सा हम उसमें बता देंगे। कभी कभी पूछ लेगा कौन सा बल्ब का धीमा जलेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हम बता देंगे कि भैया जिसका जो रेजिस्टेंस कम आया इसका मतलब जिसका पावर ज्यादा है ये कम ग्लो करेगा, धीमा जलेगा, ये थोड़ा तेज जलेगा। इस तरह से बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, एएलपी हो, रेलवे में जेई या एएलपी हो, एसएससी में भी पूछता है, एसएससी जेई में, जनरली यूपीसीएल में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर कुछ और बताते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत ही महान वैज्ञानिक थे श्री फैराडे सर। ठीक है, इन्होंने सन 1931 में 1921 में एक नियम निकाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। ठीक है, जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो पॉसिबल हो पाया। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है उसके बारे में इन्होंने रिसर्च किया, और सन 1921 में इन्होंने ये देखा, जो फैराडे साहब थे, कि एक कॉइल थी। ठीक है, एक कॉइल थी, तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है,
चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, उन्हीं को हम फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, एक कॉइल था, ठीक है, ये कंडक्टर था, ठीक है, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगाए थे वो, ठीक है, और यहाँ एक मैग्नेट रखा था, इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ये हमारा मैग्नेट है। ठीक है, अब इस मैग्नेट से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं जो नॉर्थ टू साउथ दिशा में फ्लो करती हैं। जनरली ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अगर एक कोई मैग्नेट है जिसके दो सिरे होते हैं, एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड इसकी निकलती है वो किधर से निकलती है, किधर जाती है, तो ये नॉर्थ की तरफ से निकलती है, हमेशा याद रखना, ये नॉर्थ की तरफ से निकलती है। ठीक है, बाहर जो निकलेगी नॉर्थ की तरफ से निकलेगी बाहर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन में कि कोई मैग्नेट है जिसके दो सिरे हैं, नॉर्थ सिरा और साउथ सिरा, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन से सिरे की तरफ से बाहर निकलती है, तो वो नॉर्थ की तरफ से बाहर निकलती है। ठीक है, अब यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलना चालू हुआ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है और ये राउंड शेप में ऐसे ऐसे रहती है ना, राउंड शेप में लगभग। ठीक है, ऐसे नॉर्थ सिरे से निकलती है और साउथ सिरे से इन होती है, तो बाहर नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में इन होगा, अंदर जो चलती है वो साउथ टू नॉर्थ चलती है। अगर अंदर से पूछा जाए तो अंदर जो जाएगा वो साउथ टू नॉर्थ होगा, लेकिन निकलती क्या है, नॉर्थ टू साउथ जाती है। ठीक है, तो ये एक मैग्नेट है। ठीक है, अब मैग्नेट है तो जाहिर सी बात है इसमें चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, ये जो निकल रही हैं चुंबकीय बल रेखाएं हैं जिसको हम फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, अब इस मैग्नेट को थोड़ा सा आगे लेके जा रहे हैं। जब यहाँ पे ये मैग्नेट रखा हुआ उस समय ये जो कंडक्टर लपेटा गया है इसके साथ जो गैल्वेनोमीटर लगा है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर जनरली क्या है, अगर एकदम सूक्ष्म एकदम माइनर कुछ चेंजेस होता है, बहुत ही कम अगर कुछ चेंजेस हुआ तो वो उसको मेजर करता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगा रखे हैं कि यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी चेंजेस हुआ, माइनर चेंजेस हुआ, तो वो उसको क्या करेगा, रीड करेगा। अब ये हमारा मैग्नेट है, जब मैग्नेट यहाँ पे है उस समय गैल्वेनोमीटर में कोई चेंजेस नहीं है, गैल्वेनोमीटर एज इट इज, जो रीडिंग इसको पहले थी एज इट इज वही है। अब इस मैग्नेट को हम थोड़ा सा आगे लेके गए, यहां था, इसको थोड़ा सा आगे लेके गए तो मूवमेंट हुआ उस मैग्नेट में, हम क्या हुआ, मूवमेंट पैदा किया, थोड़ा सा आगे लेके गए तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो थोड़ा और आगे बढ़ के इस कंडक्टर से कटेगा। ये जो कंडक्टर है, चालक है, उससे ये मैग्नेटिक जो फ्लक्स है, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, वो थोड़ा सा कटेंगी। जैसे कटेंगी कुछ ना कुछ माइनर करंट फ्लो होगा। जब इस तरह से वो करके देखे फैराडे साहब, तो उनको ये दिखा कि जब ये जो मैग्नेट को थोड़ा सा आगे किए पीछे किए, उस समय इसमें इनको थोड़ा सा चेंजेस दिखा, माइनर चेंजेस दिखा, इस गैल्वेनोमीटर में माइनर चेंजेस दिखा, वो कुछ रीडिंग दिखाया। तब उनको ये लगा कि ये सिंपल सा एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये बल रेखाएं या जो कंडक्टर है इससे जब कटी, ठीक है, जब चुंबकीय बल रेखाएं किसी कंडक्टर से जब थोड़ा सा कटी, तब इसमें माइनर हमको चेंजेस देखने को मिला, जबकि वो उसके पास में भी आपस में जुड़े नहीं थे, बस ये मैग्नेटिक फील्ड ही केवल इससे कटी है। इसका मतलब ये है, तो इसी को देखते हुए जो फैराडे साहब हैं उन्होंने एक नियम दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। ठीक है, अब देखो इसको देखते हुए हमको क्या समझ में आया कि एक तो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ है फैराडे साहब, उसमें हमको क्या तीन चीज दिखा, क्या है,
एक दिखा फर्स्ट दिखा मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड था ये, फर्स्ट क्या था, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दिखा। दूसरा क्या था, कंडक्टर था, ठीक है, कंडक्टर था। तीसरा क्या था, जब मैग्नेट यहां पे था और यहां पे कंडक्टर लगा हुआ था, इसके क्रॉस 1 गैल्वेनोमीटर लगा था, तो उस समय कोई चेंज नहीं था। लेकिन जब इस कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच रिलेटिव मोशन हुआ तब इसमें माइनर चेंजेस देखने को मिला। तीसरा क्या है जरूरी, रिलेटिव मोशन। अगर ये 3 चीजें हैं आपके पास, एक तो मैग्नेटिक फील्ड हो, दूसरा कंडक्टर हो, तीसरा रिलेटिव मोशन हो। रिलेटिव मोशन इसलिए मैं बोला, रिलेटिव मोशन में क्या होता है कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है। रिलेटिव मोशन ये हुआ कि ये इधर भाग रहे हैं, इधर दौड़ रहे हैं, और ये जो है इधर दौड़ रहे हैं। इसको भी रिलेटिव मोशन बोल सकते हैं कि ये इस तरफ भाग रहे हैं, एक इस तरफ भाग रहे हैं। एक है कि दोनों सेम तरफ ही दौड़ रहे हैं, दोनों सेम तरफ ही दौड़ रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई फास्ट दौड़ रहा है, कोई थोड़ा स्लो दौड़ रहा है, कोई थोड़ा फास्ट दौड़ रहा है, कोई थोड़ा स्लो दौड़ रहा है। ये भी रिलेटिव मोशन ही हुआ, ठीक है। एक निरपेक्ष गति होता है, सापेक्ष गति होता है। तो रिलेटिव मोशन होना चाहिए। रिलेटिव मोशन मतलब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच, कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच रिलेटिव मोशन होना चाहिए। तो इसी को देखते हुए जो फैराडे साहब थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, महान वैज्ञानिक हैं फैराडे साहब, उन्होंने एक नियम दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नियम। इस नियम को फुलफिल करने के लिए ये 3 बातें आपको जानना बहुत जरूरी है। एक तो मैग्नेटिक फील्ड हो, दूसरा कंडक्टर हो, तीसरा क्या है, रिलेटिव मोशन हो, ठीक है। ये तीनों चीज अगर आपके पास आ गई, ये तीनों चीज अगर आपके पास आ गई, तो फैराडे साहब फर्स्ट लॉ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फर्स्ट लॉ है, फैराडेज लॉ, जो फर्स्ट लॉ है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फैराडे साहब जो लॉ दिए थे, जो फैराडे साहब लॉ दिए थे, ठीक है। फैराडे साहब जो पहला लॉ दिए थे वो ये बोले थे कि अगर कोई कंडक्टर है, किसी मैग्नेटिक फील्ड से कटता है, कोई कंडक्टर है किसी मैग्नेटिक फील्ड से अगर कटता है, या कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को काटता है, तो उस कंडक्टर में विद्युत वाहक बल जनरेट होगा। कहने का मतलब ये है कि एक कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर ये है, ठीक है। अब यहां से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ठीक है। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये हमारा कंडक्टर, ठीक है। अगर कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड से कटता है, या मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर को काटती है, तो इस कंडक्टर में एक ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल जनरेट होगा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट नियम तो ये हो गया। अब देखो ये जो कंडक्टर है, ये चाहे मैग्नेटिक फील्ड को काटे या मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर को काटे,
ठीक है, कहने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इसके पास जाए या ये इसके पास आके कटे। जैसे यहाँ पे अभी देख रहे थे ना, हम इस मैग्नेट को आगे पीछे कर रहे थे, तो ये कंडक्टर से ये मैग्नेटिक फील्ड कट रहा था, तो यहाँ पे कुछ हमको करंट देखने को मिला था। या ये यहीं रहने दे, हम इस पूरे पार्ट को ही आगे पीछे करें, तब भी ये पास में जाएगा, तब भी कटेगा। हम इसको आगे पीछे जो कर रहे थे, हम उसकी जगह इसको अगर हम आगे पीछे करें तब भी हमारा कटेगा। दैट मीन्स रिलेटिव मोशन इसीलिए है कि चाहे कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड से कटे या मैग्नेटिक फील्ड आगे जाके कंडक्टर को काटे, तब इस कंडक्टर में एक ईएमएफ जनरेट होगा। ये फैराडे साहब अपने फर्स्ट नियम में बताए थे। ठीक है, व्हेन अ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होने चाहिए, ठीक है, जब दोनों पास में है और दोनों के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा हो, तब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंडक्टर को कट करेगा, जिसके कारण से इस कंडक्टर में एक ईएमएफ जनरेट होगा, जिसको हम विद्युत वाहक बल बोलते हैं। दैट मींस ई आएगा, ई। ठीक है, हम जो नियम है उसको लिखवा नहीं रहे हैं, बस हम बता रहे हैं। अब मेन मोटो है हमारा कि आप समझें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो फैराडे साहब जो फर्स्ट लॉ दिए थे या सेकंड लॉ दिए थे, उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तब उसमें एक ईएमएफ जनरेट होगा उस कंडक्टर में। ठीक है, फर्स्ट लॉ ये हो गया। सेकंड लॉ फैराडे साहब ये बोले थे कि ये जो ईएमएफ जनरेट हुआ, ये जो ईएमएफ जनरेट हुआ वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करेगा। इसकी जो वैल्यू है, इसका जो परिमाण है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो कंडक्टर है, एक कंडक्टर नहीं है, मल्टीपल कंडक्टर है, एन टाइम कंडक्टर है, एन टाइम कंडक्टर है, एन टाइम कंडक्टर है। ठीक है, कई सारे कंडक्टर हैं। ठीक है, इसका इनिशियल स्टेज में phi1 फ्लक्स था, इनिशियल स्टेज में phi1 फ्लक्स था, और टी टाइम, एट द टाइम ऑफ टी टाइम में इसका जो फ्लक्स था, टी टाइम में इसका फ्लक्स phi2 हो गया। ठीक है, दैट मीन्स जो टोटल फ्लक्स का जो चेंजेस हुआ वो n phi2 माइनस n phi1 हुआ। जो टोटल फ्लक्स में चेंजेस हुआ, n तो नंबर ऑफ कंडक्टर हो गए, n टाइम्स ऑफ कंडक्टर, phi2 लास्ट टी टाइम में phi2 था, इनिशियल टाइम में जो फ्लक्स था वो phi1 था, n phi1। तो इसमें से टोटल में से ये घटाएंगे तो पता चल जाएगा कि कितना चेंजेस हुए, डिवाइडेड बाय t, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जो ईएमएफ का मान निकलेगा, जो ईएमएफ जनरेट होगा किसी कंडक्टर में, उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कि कितना फ्लक्स चेंजेस हो रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम में, उस पर डिपेंड करेगा। अब इसका हम डिफरेंशियल निकालेंगे तो E इक्वल टू मिलेगा डी फाई बटे डी टी, E इक्वल टू मिलेगा डी फाई बटे डी टी, और N हमारा कंडक्टर होगा, N होगा हमारा कंडक्टर, N होगा N टाइम ऑफ कंडक्टर। दैट मीन्स कितने कंडक्टर हैं, 2 कंडक्टर हैं, 4 कंडक्टर हैं, 10 कंडक्टर हैं, 1000 कंडक्टर हो सकते हैं, क्योंकि एक कंडक्टर में बोल रहा है कि उतना ईएमएफ इंड्यूस होगा। जब कई सारे कंडक्टर होंगे उस हिसाब से ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा होगी, जो कि अब यहाँ ये भी देख रहे हैं ना कि जो E है वो डिपेंड करेगा N पे। 2 कंडक्टर हैं तो कम ईएमएफ होगा, ढेर सारे कंडक्टर कर देंगे तो ईएमएफ की वैल्यू बढ़ जाएगी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे भी डिपेंड कर रहा है, E इक्वल टू डी एन डी फाई बटे डी टी। किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है उस पे भी डिपेंड हमारा कर रहा है क्या, ईएमएफ, जो कि किसी कंडक्टर में इंड्यूस हो रहा है तब जब वो कंडक्टर किसी फ्लक्स से या फ्लक्स कंडक्टर को जाके कट कर रहा हो, तब वो ईएमएफ इंड्यूस होगा उस कंडक्टर में। ठीक है, अब यहाँ पे एक नेगेटिव साइन हम लोग देखते हैं, जो फैराडे साहब का जो इक्वेशन है, E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बटे डी टी। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, कई बार कंपटीशन में पूछता है कि नेगेटिव साइन क्या है, क्यों हम नेगेटिव साइन लगाते हैं उसमें। तो ये नेगेटिव साइन आता है लेंज साहब के वजह से। लेंज लॉ हम बताएंगे,
अभी बस जस्ट सुन लो, ये नेगेटिव साइन किस लिए आता है, क्योंकि सिंपल सा पूछता है कि किस लिए ये जो ईएमएफ का इक्वेशन जो हम ड्राइव करते हैं, जो फेराडे साहब जो हमको बताए थे दो नियम, जब ये फाइनल ये दोनों नियम हम ड्राइव करते हैं तब यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आता है, E = -n d∅dt। तो नेगेटिव साइन आता है, जो एक वैज्ञानिक थे लेंज साहब, उनकी वजह से नेगेटिव साइन आता है। लेंज साहब का कहना यह है कि कोई भी चीज, कोई भी वैल्यू, कोई भी पर्टिकुलर जो वैल्यू है, वो जिसकी वजह से उत्पन्न हुआ है, जनरेट हुआ है, वो उसका विरोध करेगा। दैट मीन्स ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये जो इसमें ई जनरेट हुआ, ये जो इसमें इस कंडक्टर में ई जनरेट हुआ, ई जनरेट कब हुआ? जब दोनों में रिलेटिव मोशन हुआ। जब दोनों में रिलेटिव मोशन हुआ, रिलेटिव मोशन हम बताए थे, रिलेटिव मोशन कैसा होना चाहिए, चाहे कंडक्टर इसको काटे या ये इसको काटे, चाहे इसको हम आगे बढ़ा के इसको कटवाएं, चाहे कंडक्टर हम इसके अंदर कर दें तब भी कट जाएगा, तभी फ्लक्स हमारा कटेगा, क्योंकि कंटिन्यूस यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं निकल ही रही हैं। तो उसके कारण से ही इसमें ईएमएफ जनरेट हुआ, इस कंडक्टर में इसके कारण ही, क्योंकि रिलेटिव मोशन हुआ तभी ईएमएफ जनरेट हुआ। तो इसी का अवरोध उत्पन्न करता है। दैट मीन्स कि वो ये चाहता है कि ये ईएमएफ जनरेट ना हो, वो जिसके कारण से ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसका अवरोध उत्पन्न कर रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन लगाते हैं लेंज साहब के नियम के अनुसार से। तो जहां फैराडे साहब रहेंगे, जिस भी इक्वेशन में जहां पे हमको फैराडे साहब मिलेंगे, वहां लेंज साहब ऑलरेडी आपको मिलेंगे देखने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इससे एक कंपटीशन में हम दिए थे बहुत पहले, तो उसमें नेगेटिव साइन का पूछा था। ठीक है, हम खुद फेस किए हैं ये वाला क्वेश्चन, कि ये जो फैराडे का इक्वेशन है उसमें नेगेटिव साइन क्या हमको बताता है। उसमें कई सारे नियम दिया रहेगा कि इसका नियम है, इसका नियम, उसमें लेंज जो नियम है, लेंज लॉ के तहत ये नेगेटिव साइन आता है, इसलिए हमको लेंज लॉ पे के ऑप्शन को टिक लगाना है। ठीक है, अभी देखो फैराडे साहब तो ये बता दिए कि भैया आपको ये, आपके पास अगर ये तीन समान है तो आपको ईएमएफ मिल जाएगा, आप यहां पहुंच जाएंगे। आपके पास अगर तीन समान है, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड आपके पास हो, आपके पास कंडक्टर हो, और ये दोनों से काम नहीं चलेगा, आपके पास रिलेटिव मोशन भी होना चाहिए, तब आपको ईएमएफ मिल जाएगा। ठीक है, अब फैराडे साहब तो ये बता दिए। तो जनरली जो हम लोग डीजी देखते हैं, जनरेटर, गांव में देखते हैं डीजी, हर जगह हम डीजल जनरेटर देखते हैं, अल्टरनेटर देखते हैं। ठीक है, तो उसमें जो अंदर का जो कॉम्बिनेशन होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो जनरेट करने का जो मैग्नेटिज्म जो होता है, इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित रहता है फैराडे साहब जो बताए हैं। फैराडे साहब जो बताए हैं कि भैया आप एक मैग्नेटिक फील्ड ले लो, तो जनरली डीसी में क्या होता है, एक बड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसको हम परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं, अस्थायी चुंबक रहता है, एक चुंबक लगा रहता है जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल रहता है। ठीक है, हम मैग्नेटिक फील्ड ले लिए जिसके नॉर्थ और साउथ पोल रहता है, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या रहता है, जैसे नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, हम लोग ये पढ़े थे, ये नॉर्थ टू साउथ जाती हैं, ये नॉर्थ टू साउथ जाती हैं। ये भी देखो सब इंपॉर्टेंट है, कई बार मैक्सिमम क्वेश्चन हम जो कोई लेक्चर सुनते हैं ना, उससे भी कई बार आ जाते हैं, जरूरी नहीं कि हम लिखें या नोट करें। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ टू साउथ जाती है, साउथ टू नॉर्थ जाती है। तो एक परमानेंट मैग्नेट है एन पोल का, एक साउथ पोल का है, इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ जा रही है। फर्स्ट हम ये ले लिए जो हम जनरली जनरेटर में करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एक ले लिए, फिर जनरेटर में एक आर्मेचर बोलते हैं या उसको रोटर बोल सकते हैं, एक आर्मेचर लगा रहता है, एक आर्मेचर लगा रहता है ऐसे। ठीक है, इसको हम कंडक्टर बोल सकते हैं, कंडक्टर हो गया आर्मेचर या रोटर, आर्मेचर या रोटर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, यही होता है हमारा कंडक्टर। ठीक है, ये होता है हमारा कंडक्टर। ये दोनों ले लिए फैराडे साहब के नियम के अनुसार से।
तीसरा साहब बोले हैं कि इनके बीच रिलेटिव मोशन होगा तभी ईएमएफ जनरेट होगा। तो रिलेटिव मोशन के लिए क्या करना है कि इसको तो हम घुमा नहीं सकते, हमें क्या करना है, इस रोटर को हम इजीली घुमा सकते हैं। जैसे जो फिक्स पार्ट है, जो स्टेटर है, क्योंकि ये स्टेटर में ही रहता है, ये हमारा जनरली स्टेटर में रहता है, इसको हम बोलेंगे फिक्स पार्ट, ठीक है, ऐसे समझ लो, इसको मान लेते हैं ये फिक्स पार्ट रहता है, स्टेटर रहता है। तो इसको हमें घुमाने में, एक होता है कि पूरे ढांचे को घुमाने में ज्यादा डिफिकल्टी है, हम अगर उसके अंदर वाले रोटर को घुमा ले वो ज्यादा इजी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक डीजल इंजन लगा देते हैं इसके साथ में, एक क्या होता है, डीजल इंजन लगा देते हैं, ठीक है। डीजल इंजन क्या करता है कि इस रोटर को, इस आर्मेचर को रोटेट करने लगेगा, घुमाने लगेगा। अब जैसे ये घुमा तो रिलेटिव मोशन हम बताए थे कि एक फिक्स रहे दूसरा घूमे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड फिक्स हो रोटर घूमे, या रोटर फिक्स हो मैग्नेटिक फील्ड घुमा दो, या दोनों घुमा दो लेकिन दोनों के बीच गैप रहे, वो भी रिलेटिव मोशन ही बोला जाएगा। दैट मीन्स हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी घूम रहा है और रोटर भी घूम रहा है, लेकिन दोनों आगे पीछे हैं, तब भी रिलेटिव मोशन हो रहा है, तब भी मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर को काटेगा, या ये मैग्नेटिक फील्ड घूमे रोटर स्थित रहे तब भी कटेगा कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड से, या मैग्नेटिक फील्ड फिक्स हो और हमारा केवल कंडक्टर घूमे तब भी जो है रिलेटिव मोशन होगा। तो जनरली डीजल जनरेटर में यही होता है, हम क्या करते हैं, इस आर्मेचर को, रोटर को घुमाएंगे, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर को कट करेगा, इस कंडक्टर इस रोटर के अक्रॉस हमको एक ईएमएफ मिलेगा, एक ईएमएफ मिलेगा ई, एक वोल्टेज हमको मिलेगा ई, जो कि डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कंडक्टर पे, एन पे, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे, ठीक है। अब देखो फराडे साहब तो बोल दिए कि भैया आपको एक ईएमएफ मिल जाएगा, यहां तक तो पहुंच गए। अब सेम जैसे हम उसमें पढ़े थे, जिससे पहले वाले उसमें लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे कि करंट फ्लो होने के लिए, जो किरचॉफ साहब भी बता रहे थे कि करंट फ्लो होने के लिए आपको सर्किट क्लोज करना बहुत जरूरी है। जब तक सर्किट क्लोज नहीं होगा तब तक करंट फ्लो ही नहीं हो सकता। ईएमएफ तो हमको मिल गया, अब यहाँ पे भी जो करंट हमको ये मिला था इस गैल्वेनोमीटर पे, क्योंकि ये सर्किट देखो क्लोज थी, यहाँ से यहाँ सर्किट क्लोज थी, तो यहाँ पे जो ईएमएफ मिला तो करंट यहाँ पे कुछ फ्लो हुआ और इसमें होके गया, तो ये क्या हुआ, रीड किया। तो जब ईएमएफ जनरेट हुआ, अब यहाँ से जो हमारा वायर निकलेगा, दोनों वायर, एक फेज होगा एक न्यूट्रल होगा, दोनों को जैसे हम क्लोज करेंगे, चाहे यहाँ पे हम बल्ब लगाएं या कुछ भी लगाएं आगे समथिंग, ये जैसे जैसे क्लोज हुआ तुरंत यहाँ से करंट फ्लो होना चालू कर देगा और हमारे जो भी इक्विपमेंट है वो चलना चालू कर देंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, नियम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ और बताएंगे।